हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछले कालांश को निरंतरता देते हुए अर्थात अग्रसर करते हुए टेंस जो हमने शुरू किए थे उसे आज हम आगे की ओर ले जा रहे हैं। आपको टेंस के बारे में सबसे पहले डिवाइडेशन बतलाया, उसके बाद सेंटेंस डिवाइडेशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हिंदी वाक्य से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्लेस मैनर एंड टाइम का पहचानना सिखाया आपको। इसके अलावा हमने फिर टेंस पहला स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पहचान बताई, जैसे कि टेंस की पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके बाद जो मेन इसका बेस है, जो समझने वाली बात है, वो हेल्पिंग वर्ब पर है। इसकी हेल्पिंग वर्ब पर है, अर्थात इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है एम बी में एस जो हम लगाते हैं वो एच बी एम बी दोनों का रोल करती है। एम बी फर्स्ट फॉर्म जो लगाते हैं वो भी दोनों का रोल करती है, एच बी एम बी। तो इनका प्रयोग दोनों का, एम बी में एस और एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम किस में करते हैं? ओनली इन एफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात केवल सकारात्मक वाक्यों में। वाइल जबकि डू एंड डज आर यूज्ड इन नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी डू डज का प्रयोग अन्य 3 तरह के वाक्यों में होता है। फिर आपको यह बतलाया था कि एम बी में एस और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो इसको स्पष्ट रूप से बोल कर बताया था, लिख कर बताया था, समझा कर बताया था, और भी आप दोबारा से एक बार और रिवाइज कर लें क्योंकि इस टेंस को आज हम समाप्त करेंगे। तो उसमें यह था कि सकारात्मक वाक्यों में अर्थात एफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अर्थात कर्ता एक वचन ही, सी, इट, नेम आदि में से कोई भी होता है तो एम बी में एस या एस लगाते हैं। और यदि सब्जेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल का मतलब क्या है? बहुवचन। बहुवचन कौन है? आयु देवी, आयु देवी आदि में से कोई भी होता है तो उसमें हम केवल एम बी फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, ठीक है ना। फिर हमने ये बताया था कि एम बी में एस हम मर्जी से लगा सकते हैं या इसका कोई रूल है, तो इसका एक स्पष्ट रूल है, इसमें कोई मर्जी नहीं चलती। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो, अर्थात कर्ता एक वचन हो, और यदि मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स ओ जेड आदि में से कोई भी होता है तो मुख्य क्रिया के अंत में ई एस लगाते हैं। और यदि इनमें से कोई भी अक्षर हमको लास्ट वाला मुख्य क्रिया का नहीं दिख रहा है तो हम केवल एस लगाते हैं। लेकिन एस या ई एस दोनों का लगना केवल सकारात्मक वाक्यों में कर्ता एक वचन होने पर ही लगता है, क्योंकि यदि कर्ता बहुवचन होता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम केवल एम बी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर इसको एफर्मेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट प्लस एम बी में एस ऑब्लिक एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस मैनर एंड टाइम, ये हमारी व्यवस्था सब्जेक्ट एज ए फॉर्मूला में थी। अब हमें जो आगे ले चलना है वो ये है कि इसके हमने सामान्य सेंटेंस 4-5 सेंटेंस बतलाए थे, और भी आप 1-2 सेंटेंस देखें क्योंकि एफर्मेटिव से फिर आगे हम डू एंड डज का प्रयोग पढ़ेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो सकारात्मक वाक्यों में हमने ये आपको सूत्र बतलाया था, इसको एक बार और देखें आप। सब्जेक्ट प्लस
एमबी में एसईएस या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस, मैनर एंड टाइम। तो ये जो आपका सेंटेंस था, इसमें आपको और भी ध्यान देना है। कोई भी और भी सेंटेंस आप, यानी 4 सेंटेंस हो गए थे तो 5वां डाल लें इसको। 5वां सेंटेंस होगा शायद, 4 हो चुके हैं, 4 सेंटेंस मैंने करा दिए हैं, ओनली 3, तो इसको 4th नंबर का डालें आप, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ दी वर्ब थोड़ा सा शो करूँगा, ध्यान दें आप। जैसे सेंटेंस है, मैं इस कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं इस कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता हूँ। तो देखिए इसमें डबल एमबी का प्रयोग है, यानी दोहरी मुख्य क्रिया का प्रयोग है। एक तो प्राप्त करना और एक चाहना, ठीक है ना। तो ताहूँ तो पहचान हो गई। आपकी लास्ट वर्ब क्या है इसमें? चाहना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वांट, ठीक है ना। तो हम अपनी तरफ से ना लगा के चाहना, और उसका मतलब क्या हो गया? वांट। फिर प्राप्त करना, प्राप्त करना अपने आप में पूर्ण वर्ब नज़र आ रही, तो गेट मीन्स प्राप्त करना, ये डबल वर्ब हो गया। मैं इस कक्षा में, कहाँ? इस कक्षा में, एज ए प्लेस का वर्ब है, और क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? अच्छे अंक। तो क्या का जवाब होता है? वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है। और मैं, तो सबसे पहले कौन प्राप्त करना चाहता है? मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया। अब आपके पास 2 वर्ब हैं। अब या तो आप यूँ समझें कि जो हिंदी में लास्ट में क्रिया आती है उससे पहले हम टेंस पर प्रभावित करते हैं। जैसे चाहना है तो टेंस प्रभावित होगा उस लास्ट वाली क्रिया पर, या उन दोनों क्रियाओं में ये देखें आप काम कौन सा पहले हो रहा है। प्राप्त करना और चाहना, पहले चाहेगा कि प्राप्त करेगा? तो पहले चाहेगा, तो टेंस प्रभावित लास्ट वर्ब होगी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? वांट। अब हमें एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एसईएस या फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की ओर देखना होता है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो एसईएस के बारे में सोचते हैं, यदि प्लूरल है तो हम एमबी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर केवल वांट ही आएगा, क्योंकि आयु देवी कर्ता कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। इसके बाद हम टू लगाकर दूसरी क्रिया को एमबी फर्स्ट फॉर्म ही जोड़ती है। इन्फिनिटिव फॉर्म में 2 प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसको वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं, 2 प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म। हालांकि 2 प्रकार की इन्फिनिटिव होती हैं। एक इन्फिनिटिव 2 प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म होती है, एक बियर इन्फिनिटिव और होती है जो उसको बिना 2 के जोड़ देते हैं, तो वो आगे की बात है। इधर देखिए, आई वांट टू गेट गुड मार्क्स। क्या प्राप्त करना चाहता हूँ मैं? गुड मार्क्स। कहाँ? इन दिस क्लास, ठीक है ना। तो गुड मार्क्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म हो गई, ये आपकी टेंस वाली फॉर्म हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। इन दिस क्लास, एज ए प्लेस, ये है। लेकिन ऐसा सेंटेंस हो जिसमें इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ करनी है अपन को। कैसा सेंटेंस हो इन्फिनिटिव फॉर्म वाला? कि इन्फिनिटिव फॉर्म में के स्थान दिया गया हो और आने जाने की बात कही गई हो, तो पहले हम उस क्रिया के साथ प्लेस को जोड़ते हैं, तब हमें वाक्य बनाना होता है। कैसे? रेखा सब्जी खरीदने, रेखा सब्जी खरीदने
बाजार, सब्जी खरीदने बाजार जाती है। रेखा सब्जी खरीदने बाजार जाती है। तो देखें यहाँ पर वर्ब कौन सी हुई, जाना, और काम क्या है यहाँ, सब्जी खरीदना। तो दूसरी क्रिया क्या है, खरीदना। अब यहाँ खरीदने कह सकते हैं, खरीदने के लिए कहते हैं, खरीदने को जाती है, तो ये है। लेकिन रेखा सब्जी खरीदने बाजार जाती है, तो एक कार्य तो है जाना और दूसरा कार्य है खरीदना। बताओ कौन सा कार्य पहले होगा, पहले जाएगी उसके बाद खरीदेगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए प्लेस आ रहा है, कहाँ जाती है वो, तो यहाँ पर हम रेखा लिखेंगे पहले, फिर वर्ब लगाएंगे। सूत्र क्या कहता है, एम बी। तो लास्ट वाली वर्ब बोले या जो काम पहले होगा उसको लिखेंगे, तो गो। अब रेखा सिंगुलर है इसलिए क्या हो गया, इसमें ओ आ गया, ई एस लग गया भाई, एस डबल एस 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 सी एच एक्स ओ जेड, तो इसमें ओ आया इसलिए गोज हो गया। तो रेखा गोज टू मार्केट। अगर यहाँ होता सब्जी मंडी जाती है तो वेजिटेबल मार्केट हो जाता, लेकिन उसने बाजार का है तो इसलिए मार्केट ही है, गो टू मार्केट। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। स्थान दिया हुआ है तो पहले उसको टू से जोड़ देते हैं, क्योंकि कम और गो अगर जोड़ने की कंडीशन में टू लगाते हैं और हटने की स्थिति में फ्रॉम लगाते हैं, ये दो प्रपोजिशन है। यदि हम किसी स्थान से जुड़ रहे हैं, गो क्रिया है तो टू लगाएंगे, यदि उससे अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम लगाएंगे। जैसे कोई यूँ बोले, अब हटने के लिए तो कम क्रिया का, जैसे मैं भरतपुर से आता हूँ तो भरतपुर से अलग हो रहे हैं तो आई कम फ्रॉम भरतपुर, ऐसे। और मैं भरतपुर जाता हूँ तो मैं जुड़ रहा हूँ भरतपुर से, तो आई गो टू भरतपुर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो रेखा गोज टू मार्केट किसके लिए जाती है, टू बाई वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर टू, तो स्थान दिया गया हो तो पहले स्थान को क्रिया से जोड़ देते हैं, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी इन दूसरी क्रिया को जोड़ने का तरीका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही है हमको, ये सबसे ज़्यादा हमें काम में। और बड़े बड़े जो सेंटेंस होते हैं उनमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। किसी कार्य को, हम वाक्य को काफ़ी बड़ा बनाकर अपन ले जाते हैं। तो ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस हैं, आपको ध्यान देना है। छोटे छोटे वाक्य, मुख्य बात ये होती है कि एमबी में एसईएस और फर्स्ट फॉर्म का रोल कैसे होता है उसे समझना होता है। नेक्स्ट हम अन्य 3 तरह के वाक्य पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डू एंड डज के प्रयोग के बारे में नोट डालना होगा। तो नोट डाल के आप लिखोगे और उस नोट का हेडिंग जो होगा वो नोट का हेडिंग क्या हो जाएगा, क्या होगा हेडिंग, डू एंड डज का प्रयोग। डू ऑब्लिक डज का प्रयोग, ये होगा हेडिंग। तो यहाँ पर डू डज के प्रयोग में आप नोट डाल के लिखोगे। कैसे लिखोगे नोट डाल के, डू ए ऑब्लिक डज, या यहाँ पर एवं लगा लें, डू एवं डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के नकारात्मक कॉमा प्रश्नवाचक एवं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में होता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि डू एवं डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव कॉमा इंटरोगेटिव एवं एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में होता है। तो आप हिंदी में लिखा है मैंने नकारात्मक प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक में, ये केवल
हेल्पिंग वर्ब, ये केवल हेल्पिंग वर्ब की भूमिका, ये केवल हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभाती है। अर्थात इन वाक्यों में जब सब्जेक्ट सिंगुलर ही सी इट नेम, अर्थात इन वाक्यों में जब सब्जेक्ट सिंगुलर ही सी इट नेम आदि में से कोई होता है तो डज लगाते हैं। और जब सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट वही है मोस्टली आई यू दे वी, आदि में से कोई भी होता है तो डू सहायक क्रिया लगाते, ठीक है ना। और इनके साथ हमेशा एमबी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट आपके दिमाग में होना चाहिए कि डू डज का प्रयोग इस टेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव एवं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। अर्थात इन सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कैसा होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कर्ता एक वचन होता है, तो अपन क्या करते हैं? एमबी में सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हम डज सहायक क्रिया लगाते हैं, और जब प्लूरल आयु देवी होता है तो डू लगाते हैं। और डू डज केवल हेल्पिंग वर्ब हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा एमबी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कहने का मतलब अब यह है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों अलग अलग हो गई। इससे पहले अफर्मेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि एमबी में एस लगा रहे हैं, वही हेल्पिंग वर्ब है, वही मेन वर्ब है, और एमबी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं केवल, तो वही एचबी है, वही एमबी है। लेकिन यहाँ पर डू डज हेल्पिंग वर्ब का रोल करेगी और एमबी फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का रोल करेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हम पढ़ेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस। तो हमें डालना है नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र, इसके भी सूत्र अपन को लिखने हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस मैनर एंड टाइम पीएमटी। तो ये हमने सब्जेक्ट है, डू एंड डज है, नॉट है, एमबी फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, प्लेस मैनर एंड टाइम है। तो इसमें हम डू डज का समावेश हुआ, ऑब्लिक लगा हुआ है, किसी एक का प्रयोग करेंगे। नॉट अपन को नेगेटिव होने की वजह से लगाना है, एमबी फर्स्ट फॉर्म हमको लगानी है, ठीक है ना।
तो सेंटेंस देखें आप, वही प्रक्रिया रहेगी, वाक्य से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तलाशने की वही कंडीशन रहती है, कुछ भी अलग नहीं होता है। केवल टेंस जो देता है वो हमें हेल्पिंग वर्ब का मोड देता है और मुख्य क्रिया, इन दो को हम अलग अलग समझते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे मोहन रोजाना एक कहानी नहीं लिखता है। मोहन रोजाना एक कहानी नहीं लिखता है, तो वही कंडीशन आ गई कि ताहे पहचान हो गई हमारी, लिखना वर्ब हो गई। कौन नहीं लिखता है? मोहन। क्या नहीं लिखता है? क्या का मतलब एक कहानी, नहीं नेगेटिव हो गया, और रोजाना समय का सूचक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहले मोहन को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, अर्थात सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। मोहन डज नॉट, सिंगुलर है मोहन, एक वचन, इसलिए डज लगाया हमने, बहुवचन होता तो डू लगाते, नॉट को लगा दिया। फिर हम एमबी फर्स्ट फॉर्म, मोहन डज नॉट। अब वर्ब आएगी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? राइट ए स्टोरी, और लास्ट में क्या कर देंगे अपन? डेली। तो मोहन डज नॉट राइट ए स्टोरी डेली, इस तरीके से ये नेगेटिव वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, वे सुबह घूमने नहीं जाते हैं। ठीक है ना, वे सुबह घूमने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी हो गई? जाना। और दूसरा क्या हो गया? घूमना। ठीक है ना, और कौन नहीं जाते हैं? वे। और सुबह, समय क्या दिया है? सुबह। तो दे सब्जेक्ट लगा दिया आपने, दे। अब दे सब्जेक्ट होने के बाद में डू नॉट डज नॉट में से एक लगाना है, तो दे डू नॉट। अब यहाँ पर घूमना और जाना ये एक फ्रेज के रूप में, ठीक है, एक शब्द समूह के रूप में अपन यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में, जिसको फ्रेज बोलते हैं। तो वर्ब फ्रेज है वो। दे डू नॉट गो फॉर, दे डू नॉट, तो यहाँ पर लास्ट क्रिया क्या है? गो। और फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक बोला जाता है। वॉक मीन्स घूमना। तो यहाँ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपने वर्ब को टू से क्यों नहीं जोड़ा। ठीक है, लेकिन जब घूमने जाने की बात करते हैं, भ्रमण के लिए जाने की बात करते हैं, तो ये एक फ्रेज बनता है, वर्ब फ्रेज, गो फॉर ए वॉक। इसका कोई तोड़ नहीं है, हम इस तरीके से इसको बोलते हैं। घूमने जाने को क्या बोलते हैं? गो फॉर ए वॉक। ये हमें रटना होगा, ठीक है ना। घूमने जाने को क्या बोलते हैं? गो फॉर ए वॉक। टेंस क्रिया फर्स्ट फॉर्म है, तो दे डू नॉट गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह की बात है तो इन द मॉर्निंग आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। एक और देखिए, एक दो सेंटेंस नेगेटिव ही। देखिए सेंटेंस है, इसको सेंटेंस नंबर 3 देखें। मैं तुमको नहीं जानता हूँ। मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो ये सेंटेंस है जानना, वर्ब हो गई, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो। और नो की फॉर्म कैसे चलती है? नो, न्यू, नॉन। तो मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तो आई डू नॉट नो यू। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। किसको नहीं जानता हूँ? तुमको। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
नो क्या हो गई एम बी, ये डू क्या है एच, और ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और नॉट जो है वो नेगेटिव एडवर्ब है, वर्ड ऑफ नेगेशन जिसको नकारात्मक शब्द कहते हैं। नंबर चौथा और देख लें आप, एक वाक्य और, हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाते हैं। हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाते हैं, एक सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है ना। तो हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाते हैं, तो अपनाना वर्ब बनेगी, ते हैं हटा दें, तो अपनाने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे साहब, फॉलो। अपनाने को क्या बोलते हैं, फॉलो। कौन नहीं अपनाते हैं, हम नहीं अपनाते हैं। क्या नहीं अपनाते हैं, अच्छी आदतों को। क्या का जवाब आता है, वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वर्ड ऑफ नेगेशन हो गया है। तो वी डू नॉट नेगेटिव, वी डू नॉट बी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू का प्रयोग है, नॉट लगाना है। वी डू नॉट फॉलो, वी डू नॉट फॉलो गुड हैबिट्स। किसको फॉलो नहीं करते हैं हम, अच्छी आदतों को, हैबिट्स। वी डू नॉट फॉलो गुड हैबिट्स, हम अच्छी आदतों को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ तक हमने आपको 4 सेंटेंस नेगेटिव करके बताए। अब आप नेक्स्ट डालोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छी तरह से समझने, हर सेंटेंस में कोई नई बात बतलाई है, और ये टेंस आपका अच्छी पकड़ से होना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए, चाहे इसमें आपको टाइम दोहरा देना पड़े, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा तो निश्चित है कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है। फिर आपके डायरेक्ट हम सिंटेक्स का भी सहारा नहीं लेते हैं, फिर हमें सूत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वही रेशियो चलता रहता है, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली कहानी है, और कुछ अलग है नहीं। फिर आप अब डालोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप, ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर इसके जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स स्ट्रक्चर है, उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि एफर्मेटिव नेगेटिव में थोड़ी समानता होती है, इंटरोगेटिव में हल्का सा मोड़ आता है, तो उस मोड़ को आपको अच्छी तरह से समझना है। पहली बात तो यह है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 सूत्र हो जाते हैं, 2 सिंटैक्स हो जाते हैं, 2 फॉर्मूला हो जाते हैं, और उसमें क्या है कि एक तो सहायक क्रिया से शुरू होता है। मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये बताया था कि किस तरीके से हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक WH वर्ड से शुरू होते हैं, लेकिन बात हमें तुरंत ये समझनी होती है कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस कब बनाएं और WH वर्ड से सेंटेंस हम कब बनाएं। तो हमें ध्यान रखना होता है, और बहुत अच्छी तरह समझने की बात है कि जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, जो वाक्य हिंदी में, ये इस टेंस का नियम नहीं है, ये पूरी अंग्रेजी का नियम है, सभी टेंसेस का नियम है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है प्रश्नवाचक, तो वो 100% सहायक क्रिया से ही बनेगा, और वो सहायक क्रिया आगे आकर के यूँ माने आपके क्या का जवाब देती है। और यदि वाक्य के, प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम WH वर्ड से शुरू करके ही बनाते हैं। तो देखें आप दोनों सूत्र देखें। पहले सूत्र में क्या आ जाएगा, डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, एमबी फर्स्ट। इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, प्लेस, मैनर एंड टाइम। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया कि डू एंड डज से हम शुरू कर रहे हैं, और फिर सब्जेक्ट एमबी है वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना होगा। जिस डू डज को हम नेगेटिव सेंटेंस में आफ्टर द सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, अब उसे हम सब्जेक्ट से बिफोर करेंगे, पहले करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार ही डू डज लगाते हैं। एक वचन है तो डज लगाएंगे, बहुवचन है तो सब्जेक्ट आप डू लगाओ। फिर इसके बाद में आप WH वर्ड को आगे लगा देते हैं, फिर डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस, मैनर एंड टाइम। ठीक है ना, इस तरीके से डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस, मैनर एंड टाइम। एक WH वर्ड से स्टार्ट हो गया, फिर डू एंड डज, फिर सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे करके। बात वही है, वाक्य देखें आप। अब WH वर्ड मैंने ज़रूर नहीं लिखाए हैं आपको, तो उनको भी आप लिख लें। जैसे हु से वाक्य कब बनाएंगे, जब हिंदी वाक्य में कौन आ जाएगा। होम का मतलब होता है किसको, हुज किसका या किसकी। ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका व्हेन कब, व्हाट क्या, वाई क्यों, विच कौन सा या कौन सी, हु, होम, हुज, व्हेन, व्हाट, वाई, विच। वेयर कहाँ, हाउ कैसा, कैसी, कैसे। ठीक है ना, यूँ कहें कैसा, कैसी, कैसे। हाउ मच कितना, मात्रा को दर्शाता है, मात्रा सूचक, इंडिकेशन ऑफ क्वांटिटी। हाउ मेनी कितने, संख्या सूचक। ठीक है ना, हाउ मेनी कितने संख्या सूचक हो गया। और काफ़ी हैं, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ फार कितनी दूर, अर्थात दूरी सूचक। इस तरीके से हमें कम से कम इतना तो ये मुख्य आपके WH वर्ड हैं जो हमें इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बेहद ज़रूरी है याद करना, क्योंकि पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप पैसेज के क्वेश्चन लें, चाहे आप बुक के क्वेश्चन लें, टोटली किसी ना किसी WH वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। इसलिए हमें WH वर्ड का जो मीन है वो क्लियर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, ताकि हम उत्तर देने में बहुत सटीकता बरत सकते हैं। ये है, तो ये कंडीशन है। अब आप दोनों के देखें तो दो सूत्र हैं इसमें, दोनों सूत्रों को हम किस तरीके से यूज़ करें। तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होता है, यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, तो उसे हेल्पिंग वर्ब से बनाकर शुरू करते हैं। और यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य किसी WH वर्ड से शुरू होता है तो हम उसे यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य में कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों आदि इनमें से कोई भी आता है हिंदी में, तो हम उसको WH वर्ड से
लगाते हैं। बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, दोनों तरीके से आप देखें एक ही सेंटेंस को मैं। जैसे देखिए, क्या तुम मुझको जानते हो, जानते हैं या जानते हो। क्या तुम मुझको जानते हैं, तो क्या शुरू में आ गया तो निश्चित रूप से प्रश्नवाचक वाक्य और पीछे इंटरोगेशन मार्क ऑफ इंटरोगेशन आता है। तो यहाँ पर हम क्या के लिए क्या लगाएंगे, तो डू या डज में से किसी एक को, लेकिन जानने वाला कौन है, तुम। क्या तुम मुझको जानते हो, किसको, मुझको, जानना वर्ब हो गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, तो इस वाक्य में जो सूत्र लगेगा वो पहला लगेगा, क्योंकि ये वाक्य किससे शुरू है, क्या से। अब हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, यू। यू कैसा, आयु देवी, प्लूरल है, तो डू यू। डू डज में से एक सब्जेक्ट आ गया, फिर एम बी फर्स्ट फॉर्म, तो नो। डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझको जानते हो, तो डू यू नो मी। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे मोड़ दे देता हूँ, तुम मुझको कैसे जानते हो, तुम मुझे कैसे जानते हैं। तो देखो इसमें बीच में कैसे आ गया, तो उस कैसे को हम कहाँ लगा देंगे, आगे लगा देंगे, WH वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब पूरी प्रक्रिया वही हो जाएगी कि हमें HV लगानी है, HV के बाद सब्जेक्ट, तो हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ रोज़ाना कहाँ जाता है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ रोज़ाना कहाँ जाता है। तो इसमें देखिए WH वर्ड दिया उसने, कहाँ, तो कहाँ के लिए लिखेंगे, कहाँ किसको कहेंगे, वेयर, तो हमने लिख दिया वेयर तुम्हारा दोस्त, तो वेयर डज योर फ्रेंड, वेयर डज योर योर फ्रेंड, वेयर डज योर फ्रेंड, तो तुम्हारा दोस्त। अब योर लगने से, जो हमने यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया है योर, तो योर लगने से हमें ये प्लूरल नहीं मानना है, क्योंकि नाउन जब तक सिंगुलर है उसके आगे योर, माई, अवर लगने से वो प्लूरल नहीं होता। तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ रोज़ाना कहाँ जाता है, तो वेयर डज योर फ्रेंड गो विद यू, तुम्हारे साथ के लिए भी हम प्रपोजिशन विद लगा के यू लगा देंगे, तो विद यू डेली, ये बन गया कुछ। वेयर डज योर फ्रेंड गो विद यू डेली। इस तरीके से हमें चौथा और देखें आप, क्या क्या हम समस्याओं में एक दूसरे की मदद करते हैं, क्या हम समस्याओं में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए आप, तो मदद करना वही हो जाएगा, ते है, पहचान हो गई, मदद करना हमारी वर्ब हो गई हेल्प,
ठीक है, कौन मदद करते हैं? हम। कब, कहाँ? समस्याओं में। और क्या से शुरू है? तो हम सहायक क्रिया को ही लेंगे, तो डू वी हेल्प, डू वी हेल्प किसकी मदद करते हैं? एक दूसरे की। तो एक दूसरे के लिए हमारे पास दो प्रोनाउन हैं, वन अनदर और ईच अदर। ईच अदर का प्रयोग करते हैं केवल दो के लिए, केवल दो के बीच की वार्ता हो कि राम और श्याम, राधा कृष्ण, ऐसे करके दो के लिए तो हम लगाते हैं ईच अदर, और दो से अधिक के लिए हम क्या लगाते हैं? वन अनदर। ठीक है, डू वी हेल्प वन अनदर इन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाक्य आपका बन जाता है। फिर हम और एक सेंटेंस लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करें। वाक्य एक सेंटेंस और देखिए आप, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसमें थोड़ा सा और आगे हमें हाउ मच, विच, हाउ मैनी और हाउ मच, हाउ मैनी और विच और हुज, ये 4 WH शब्द ऐसे हैं कि इनसे वाक्य जब बनाते हैं तो हमें थोड़ी और बात समझनी है और सोचनी भी है। लेकिन इसी के बाबत हम सामान्य एक सेंटेंस और 5वां देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अर्थ निकालना होता है। अर्थ अगर हम समझते हैं अच्छी तरह से तो हम उसका क्या कर सकते हैं? अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। जैसे देखिए आप, तुमको रोजाना कौन पढ़ाता है? तुमको रोजाना कौन पढ़ाता है? तुमको रोजाना कौन पढ़ाता है? तो यहाँ पर वही है, पढ़ाना क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हल्का सा मोड़ है वाक्य में, कि इस वाक्य को हम किससे बनाएंगे? WH वर्ड हु से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? हु से। और इसमें हमें पढ़ना होगा, क्यों कि हु जो है WH वर्ड सब्जेक्ट की भूमिका अदा करता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाता है। इसलिए सब्जेक्ट जब हमारे पास होता है तो हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस में इसके साथ क्या करते हैं? सकारात्मक वाक्य का नियम लगाते हैं। ये बात समझने की है कि तुमको रोजाना कौन पढ़ाता है, तो ये सेंटेंस है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, टीचर्स, हु टीचर्स। अब बात यह है कि यहाँ पर एरर नज़र आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हु के बाद तो आपको क्या लगाना था? WH वर्ड के बाद डू डज लगने हैं, लेकिन इसमें डू डज नहीं लगते। तो हमको ये नोट डाल के समझना है कि हु WH वर्ड से प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक की भी नहीं कह रहा हूँ मैं, केवल प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो ये समझना है हु से जब प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो ये सकारात्मक वाक्य का नियम ले लेता है। किसका ले लेता है? सकारात्मक का। क्योंकि हमारे 3 प्रोनाउन होते हैं। 3 प्रोनाउन शब्द कौन से हैं? हु, हुम और हुज। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है ना? तो पजेसिव प्रोनाउन हमेशा साथ चलता है, तो वो आगे समझाएंगे आपको। तो हु टीचर्स यू डेली, ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है ना? तो इसको हम नोट डाल के आपको लिखवाना चाहते हैं, समझ में आना चाहिए क्या है। पहला इसमें नोट डाल लें, नोट डाल के लिखें WH वर्ड हु से जब इस टेंस में प्रश्नवाचक
वाक्य बनाते हैं तो यह सकारात्मक वाक्य का नियम लेता है। ठीक है ना। सकारात्मक वाक्य में क्या होता है, पुस्तक में लिख लें एमबी में एसईएस या फर्स्ट फॉर्म। तो हम एसईएस लगाते हैं क्योंकि करने वाला इसमें अननोन होता है, उसको सिंगुलर मानकर ही चलते हैं। कोई भी कार्य करने वाला एज ए सब्जेक्ट मानते हैं तो उसे कैसा मान लेते हैं अपन, सिंगुलर ही मान लेते हैं। और सिंगुलर मान लेते हैं तो वो क्या होता है, एसईएस लेता है। ठीक है। आज की वीडियो में, वीडियो कालांश में हम आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी अगले दिन स्टार्ट